लोग अफसर सर्कल में। आज हम लोग लास्ट सेशन पे आ गए हैं इकोनॉमिक्स। बहुत आप लोग का बोरिंग लगा, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स फर्स्ट बार आप लोग देख रहे थे, लेकिन जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, सीरियल वाइज देख रहे हैं, उनको पता होगा कितना मज़ा आया, ठीक है। जो टेस्ट लगा रहे हैं टेलीग्राम पे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर देखना और टेलीग्राम पे टेस्ट लगाना। अगर ये कर रहे थे तो आपको मज़ा आया होगा, नहीं तो लग रहा होगा यार इकोनॉमिक्स क्या बता रहे हैं ये, ठीक है। आज इसका लास्ट सेशन है, आज भर झेल लीजिए इकोनॉमिक्स को। कल से 6 to 12 साइंस शुरू होने वाला है, उसमें रेगुलर रहना है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है स्टूडेंट के लिए कि रेगुलर रहे, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। ट्रिपल आर के बारे में सुने हैं? ट्रिपल आर, चलिए बोलते बोलते याद ही आ गया ट्रिपल आर के बारे में। रीड रिवीजन रेगुलर, मतलब रेगुलर रीड रिवीजन, तब जाके आपका आर से रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये रेगुलर रहिएगा, मतलब पढ़िएगा और रिवीजन कीजिएगा बार बार, तब आपका जो है फाइनली रिजल्ट आएगा, ठीक है। 3 आर मिल के 1 आर बना है। कौन सा आर? रिजल्ट वाला जो आर है, ये ट्रिपल आर मिल के बना है, ठीक है। तब जाके आपका रिजल्ट वाला जो है आर बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले आप आराम से रेगुलर रहिए, पर डे रिवीजन कीजिए, पढ़िए और फिर उसको रिवीजन कीजिए बार बार। यदि आप बार बार करते हैं, बहुत लोग हैं कि 2-2 बार 3-3 बार देखते हैं वीडियो को, पीडीएफ को देखते हैं, फिर जाके वो टेस्ट लगाते हैं, तो 28-30 क्वेश्चन होता था, 28-29 ऐसे उसका सही होता है। इतना हार्ड क्वेश्चन में जो यूपीएससी देते हैं उनको ही दिला देते हैं ना, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इस लेवल का मतलब उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, ठीक है, दोनों बात है। क्वेश्चन मतलब कि लॉजिकल है, ठीक है। तो जो बार बार रिवीजन करेगा चीज़ों को, जो बार बार पढ़ेगा, वो सही भी करेगा, ठीक है। रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम लोग जो है 12th के लास्ट सेक्शन में हैं। आज ये ख़त्म होगा और कल सुबह 8 बजे ही वीडियो आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कल सुबह 8 बजे होगा, शाम में टेस्ट जो है वही टाइमिंग रहेगा, दोनों एकदम सेम टू सेम समय में हो जाएगा। मतलब कि अब 2-4 दिन रेगुलर आराम से अपने समय पे सब चीज़ चलेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, मुद्रा और बैंकिंग। क्या है पहला क्वेश्चन? मुद्रा और बैंकिंग, इसके संदर्भ में सही क्या? मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। बिल्कुल, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट दिख नहीं रहा था आप लोग को, लीजिए अब दिख रहा है। मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है, एकदम सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, मुद्रा जो है लेखा की एक इकाई के रूप में कार्य करती है, ये भी सही और ये भी सही है, यानी सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं कि मुद्रा की सर्वप्रमुख भूमिका है कि विनिमय के माध्यम, जैसे मानिए आपसे सब्जी खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, विनिमय करने के लिए आपको पैसा, मुद्रा उसी का माध्यम बनता है। वस्तु विनिमय पहले था, अभी तो है नहीं, तो इसके रूप में कार्य करती है। बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन है। जो बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, और मानिए बहुत बड़ा लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है, छोटा सा अर्थव्यवस्था आपका गांव का है, आपका घर का है, तो उसमें आप पड़ोसी से आप वस्तु विनिमय की जगह काम कर सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व में अगर क्या अर्थव्यवस्था जो है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात के लिए आप मतलब कहिएगा कि 2 किलो आटा ले जाओ, 4 किलो हमको दे जाना घी, ये होगा? नहीं होगा। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती है बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे पूरे देश की हो या राज्य की हो। तो वस्तु विनिमय कठिन हो जाता है, क्योंकि उच्च कीमतों के कारण व्यक्ति अपने अधिक के विनिमय के कार्य लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी होगी। बिल्कुल सही है। जैसे आप मानिए आप गेहूँ दे रहे हैं और आपको घी चाहिए, अब ज़रूरत है कि आपको जिसको घी है और जिसको गेहूँ की ज़रूरत है, जिसके पास हो, तब ना आप दे पाइएगा, नहीं तो किसको दीजिएगा? कहेगा हमको नहीं चाहिए, ले जाओ। तो यही से बहुत ज़्यादा कठिनाई पैदा कर देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा सार्वजनिक लेखा की एक इकाई के रूप में कार्य करती है, भी तो आप जानते ही हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दूसरा नंबर, हाँ, एसेट के बारे में, परिसंपत्तियां के बारे में। एसेट मूल्य संचयन का कार्य कर सकती है। पहला है सोना, दूसरा है संबंध पत्र, तीसरा है भूसंपत्ति, चौथा है मकान। अच्छा, ये समझते हैं ना चारों चीज़। बंध पत्र जानते हैं? बंध पत्र बॉन्ड है, बॉन्ड बनवा ले, ठीक है, कि तू करेगा कि नहीं वही जो आप समझ रहे हैं वही बोले हैं, बॉन्ड बनवा लो कि तू करेगा कि नहीं, तो वही बॉन्ड है, समझे। तो सोना, भूसंपत्तियाँ, बंध पत्र और मकान, ठीक है, ये चारों के चारों चीज़ जो होते हैं बॉन्ड, सभी परिसंपत्तियाँ एसेट कहलाते हैं, ठीक है। ये मूल्य संचय का कार्य करती है, परिसंपत्तियाँ मूल्य संचय का काम करती है, चारों चीज़ जो है मूल्य संचय का काम करती है। अच्छा, क्या होता है ये देख लीजिए। कह रहा मूल्य संचय काम कैसे करता है? भविष्य में उपयोग के लिए मुद्रा के रूप में धन का संचय किया जाता है, और मुद्रा के इस कार्य को मूल्य का संचय कहा जाता है। और ये चारों चीज़ भविष्य के लिए संचय किया जाता है कि नहीं किया जाता, बताइए। सोना खरीद घर में से रखते, कभी बेच देंगे। भू जमीन आपका है, ठीक है, जितना लैंड है, ठीक है। बॉन्ड जो बनाते हैं 5 लाख का, इसका मतलब क्या है कि 5 लाख रुपया बाद भविष्य में अदा करना पड़ेगा आपको, 10 लाख अदा करना पड़ेगा, जो भी है। बिल्डिंग बनाते हैं, मकान, उसका भी एसेट है, वो बेच भी सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो
मुद्रा का एक तरह से मूल्य का संचय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन वस्तु विनिमय को परिभाषित करता है? वस्तु विनिमय प्रणाली को इसमें कौन जो है परिभाषित करता है? तो कह रहा है पहला, मुद्रा के पहले वस्तु का विनिमय, मुद्रा तो बाद जिसमें मुद्रा है, मुद्रा के पहले वस्तु का विनिमय, मुद्रा के बाद वस्तु का विनिमय, मुद्रा के साथ वस्तु का विनिमय नहीं, मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तु का विनिमय, बिल्कुल न पहले न बाद, जहाँ पे पैसा नहीं होगा, ठीक है, जिसमें मुद्रा की बात करें उसको सीधे काट देना है। तो यहाँ का मुद्रा की मध्यस्थता के बिना मतलब उसके बगैर वस्तु का विनिमय, यही हो गया सही, ठीक है, ये मंगरुआ। चलो आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियां से सबसे जो है तरल है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियां में सबसे तरल है क्योंकि अब ये 4 रीजन आपके दे दिए हैं कि हैं, अब चारों रीजन को गौर से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। पहला रीजन है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, दूसरा है क्योंकि यह एक वैध मुद्रा है, और तीसरा क्योंकि यह क्रय विक्रय का माध्यम है, चौथा व्यक्ति में से कोई नहीं। तो ये होगा क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से जो है स्वीकार्य है, इसीलिए सबसे तरल है, बस ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि क्या सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, पहले इसका भी देखिएगा तो वही बात लिखा है एक्सप्लेनेशन में जो हम बोलेंगे। आप पता चल गया होगा आज मेरा मूड ख़राब है, 3-4 दिन ख़राब चल रहा है मूड, ठीक है। आज 48 घंटा बाद रात 11 बजे ड्यूटी करके आए थे, इसीलिए टाइम पे आपका टेस्ट भी एक दिन कैंसिल हुआ, एक दिन वीडियो भी नहीं मिला, ये सब, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है, और कुछ इधर उधर की बातें, तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है ज़िंदगी में, ठीक है, इसीलिए हुआ था। फॉर्म द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए मुद्रा की मांग व्यवहार संयोजन कहते हैं। मुद्रा धारण करने का मुख्य प्रयोजन जो व्यवहारों में जारी रखना, ये दोनों चीज़ सही है, समव्यवहारों में है, दोनों चीज़ कैसे सही है इस चीज़ को देखते हैं, एक सेकंड रुकिए। पहला जो है मुद्रा धारण करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? समव्यवहारों को जारी रखना, ठीक है, समव्यवहारों को पूरा करने के लिए, मतलब कि समव्यवहार जारी रखने के लिए मुद्रा का, चाहे वो फर्म हो या गृहस्थ हो, दोनों को जो है, दोनों के लिए जो है, मतलब समव्यवहार जो है उसको जारी रखने के लिए मुद्रा चाहिए, ठीक है। और फर्म जो है वो दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए मुद्रा की मांग को जो है, मांग को समव्यवहार प्रयोजन कहते हैं। समव्यवहार मुद्रा की ज़रूरतें हैं, ये दोनों के दोनों चीज़ क्या हो गए, सही हो गए। चलिए, यानी इसका आंसर सी होगा, वही जो बात हम बोले हैं वही लिखा होगा, देखो की जगह तो कोई दिक्कत। हाँ, ये क्वेश्चन समझने लायक था, ठीक है, कि समष्टि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचलन वेग है। मुद्रा का संचलन वेग से क्या मतलब है ना, गजब का क्वेश्चन। देखिए, मुद्रा की अधिशेष हो जाना, पहला ऑप्शन है मुद्रा का अधिशेष हो जाना, दूसरा मुद्रा का दूसरी इकाई में परिवर्तित हो जाना, तीसरा मुद्रा के व्यवहार के रूप में परिवर्तित हो जाना, और चौथा मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है, बिल्कुल यही होगा डी, यानी मुद्रा का, पैसा का एक इकाई अवधि में जितनी बार ट्रांसफर होगा वो मुद्रा का जो है संचलन वेग कहलाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर है शब्द बंध पत्र, ठीक है, बंध पत्र से, बंध पत्र से ये चीज़ें हैं कि बंध पत्र से आप समझते क्या, ठीक है, क्वेश्चन ये है, बंध पत्र सबसे संबंधित है, तो बंध पत्र उल्टा ऑप्शन देखते हैं। एक प्रतीक रूपी कागज है, सिर्फ कागज थोड़ी है, एक बजट पत्र नहीं, एक प्रकार का ऋण पत्र नहीं, एक प्रतीक में रूप से ऐसी कागज है जो भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा वादा करता है, कहता है ना, हम बॉन्डेशन में रहता है कि हम इतना रुपया अदा करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ है कि भविष्य में, फ्यूचर में चल के, ठीक है, रिजल्ट के आउटपुट के रूप में पैसा वादा करता है, उसमें देने का एक प्रतीक के रूप में चीज़ होता जरूर है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। बंध पत्र एक ऐसा कागज है, ठीक है, जो समय अवधि के उपरांत, देखिए ना, बंध पत्र एक ऐसा कागज जो समय अवधि के उपरांत भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करता है, और सरकार, फर्म, जनता के लिए की गई उधार के लिए इन कागजों को जारी करता है और बाजार में इन्हें खरीदता और बेचता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत की करेंसी नोट जारी करती है? कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करती है? करेंसी नोट जारी करती है। अब ये 4 गो संस्था है, ठीक है, 4 गो जो संस्था है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही, जब भारत में करेंसी नोट जारी और करती है। लेकिन एक चीज़ बताइएगा कि 4 में तो ये आंसर हो गया, लेकिन एक और आंसर होगा कि 1 रुपया का अगर जारी करना हो सिक्का, तो कौन जारी करेगा 1 रुपया का सिक्का? बताइए, कमेंट करके बताइएगा, 1 रुपया वाला कौन जारी करता है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में भारत के सिक्के जारी करने के लिए उत्तरदायी है। सिक्के जारी करने के लिए कौन उत्तरदायी है, पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला वही क्वेश्चन था कि सिक्के जो जारी होता है, सिक्के वो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय, ठीक। भारत में सिक्के जारी करने के लिए भारत सरकार स्वयं उत्तरदायी है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। लेकिन नोट जो जारी करेगा वो आरबीआई करेगा। और हमारा जैसा एग्जामिनर होगा खतरनाक वाला, जो सबको पानी पिला के छोड़ देता है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन देगा। हाँ। और फिर क्लीन बोल्ड ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए कह दे कि सिक्का कौन जारी करेगा, तो कर देगा जारी तो वित्त मंत्रालय करता है। इसे कौन जिम्मेदार है, तो भारत सरकार उसके लिए खुद जिम्मेदार है, आरबीआई नहीं है। आरबीआई सिर्फ नोट के लिए है, ठीक है। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा नहीं माना जाता है। हाँ, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा नहीं माना जाता है, नहीं, पप गलत हो गया। व्यवसायिक बैंक में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है। बिल्कुल सही, व्यवसायिक बैंक में जो है लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है। तो केवल और केवल 2 सही होगा, 1 गलत हो गया, ठीक है। वही चीज़ जो हम बोले हैं वही लिखा होगा। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा माना जाता है, वो लिखा था नहीं, इसलिए हम उसको काट दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन मांग जमा का सर्वोत्तम उदाहरण है। मांग जमा हम उस दिन भी बताए थे, क्वेश्चन पहले 11th का ही है, मांग जमा। तो खाताधारक की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य राशि, यही होता है मांग जमा, ठीक है। ए नंबर, खाताधारक की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य राशि जो होती है वो मांग जमा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आदेश मुद्रा, व्यापक मुद्रा, वैध मुद्रा। आदेश मुद्रा क्या होता है, तो आदेश मुद्रा होता है कि वैसा मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, ठीक है, नहीं है आंतरिक मूल्य नहीं, फिर से रिपीट करते हैं, वैसा मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य है। यहाँ लिखा है वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य होता है, तो यहाँ गलत हो गया ना, 1 नंबर गलत, आदेश मुद्रा का परिभाषा गलत है। तो व्यापक मुद्रा, तो बिल्कुल व्यापक मुद्रा क्या होता है कि ऐसा संकुचित मुद्रा, व्यावसायिक मुद्रा और डाकघर बचत संगठन द्वारा जारी की गई आवधिक जमा, ये सब जो है तीनों बताए, संकुचित मुद्रा, व्यावसायिक मुद्रा, संकुचित मुद्रा प्लस व्यावसायिक बैंक और डाकघर बचत द्वारा जा रखी गई जो है आवधिक जमा, वही कहलाता है व्यापक मुद्रा। तो यहाँ जो डाकघर द्वारा रखी गई आवधिक जमा दिया है तो बिल्कुल सही होगा। अगर इसमें दे देता क्या बोले व्यावसायिक बैंक वाला, तो वो भी सही हो जाता। तो 2 नंबर सही है आपका। 3 नंबर है वैध मुद्रा क्या होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से इनकार नहीं आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 11th में ही पढ़े थे, 9th पढ़े थे कि सरकार का जो पैसा अदायगी का जो है कोई लेने से इनकार कर सकता, कोई नहीं करेगा, जो करेगा उस पनिशमेंट हो जाएगा। तो वैध मुद्रा दोनों हो जाएंगे, 2 और 3 वैध मुद्रा हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 3, केवल 2 और 3। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए, मूड खिसियाल है, ठीक है, जो बता रहे हैं चुपचाप पढ़ते जाइए। आज चोट उट पे कोई मत चढ़िएगा मेरे, ठीक है। बीसी पे जब आएंगे टेलीग्राम पे तो चोट उट पे मत चढ़िएगा, नहीं तो कोई रगड़ा दिए जाइएगा तो फिर कहेगा सर डांट दिए, ठीक है। बताए फले ने। निम्नलिखित में कौन एक बैंकों के बैंक की भूमिका में काम करता है। बैंकों की बैंक की भूमिका में कौन काम करता है, तो बैंकों का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, ठीक है। बच्चे रगड़ाई का मतलब है कि बस डांट फटकार, ठीक है, और कुछ नहीं, और क्या। और खेत थोड़ी चढ़ गए हैं हमारा, आज आपको हम कुछ कहेंगे भाई। रिजर्व बैंक द्वारा जो है मौद्रिक नीति के संचालन के लिए इसमें कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मौद्रिक नीति के संचालन के लिए आरबीआई कौन कौन टूल अपनाती है, तो ये तो बहुत सारे टूल अपनाती है, ठीक है। हम पहले बता देते हैं, ठीक है, कौन कौन सा अपनाती है। बैंक दर दिया है, बिल्कुल सही होगा। रेपो रेट ये भी सही होगा, रिवर्स रेपो भी, नगद आरक्षित अनुपात CRR, ये सब है। उसके बाद भी है क्या क्या है, सार्वधिक चलन निधि अनुपात SLR जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक, संविधिक चल निधि अनुपात, खुली बाजार कार्रवाई, ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो बोलते हैं, बाजार स्थिरीकरण योजना, कॉरिडोर, सीमांत अस्थायी सुविधा, चल निधि समायोजन सुविधा, ये सब जो है सभी जो है मौद्रिक नीति को रेगुलेट करने का ही आरबीआई का टूल्स है, हथियार है, ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन जो है उनमें से सभी हो जाता, और वो सभी रहता तो ये हो जाता। देखिए सब दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आरक्षित जमा अनुपात और उच्च शक्तिशाली अनुपात के बारे में, ठीक है। तो 2 कथन दिया है, दोनों पढ़ेंगे और दोनों कथन पढ़ते ही पढ़ते आपको आंसर पता चल जाएगा। कैसे, तो देखिए
आरक्षित जमा अनुपात क्या होता है कि व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखता है, यानी कोई व्यावसायिक बैंक ना पैसा नहीं रखता है कि भाई हमारे इतने रुपया जमा रहेगा, ठीक है, तो वो जो जमा रहता है, ठीक है, वही आरक्षित जो है जमा अनुपात कहलाता है, ठीक है। इतना सभी व्यावसायिक बैंक जमा जो है रखता है, ठीक, ध्यान रखना। इसको RDR बोलते हैं, RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। उच्च शक्तिशाली अनुपात, उच्च शक्तिशाली मुद्रा है तो अनुपात पढ़ रहा है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा, देखिए उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होता है कि जो व्यवसायिक बैंक है और भारत सरकार द्वारा RBI में रखी गई जमा, ये व्यवसायिक बैंक और भारत सरकार खुद पैसा रखता है ना RBI में जमा के रूप में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, उच्च शक्तिशाली मुद्रा ही कहलाती है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 16 नंबर, कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नगद आरक्षित अनुपात, आरक्षित नगद अनुपात, सार्वभौमिक चल निधि अनुपात, साख जमा, ये कह रहा है इनका प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यावसायिक बैंक के पास लाभप्रद आरक्षित जमा अनुपात को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें केवल 1 और 2 या 2 3 या 3 4 या 1 4, बताइए सही आंसर। ठीक है, तो केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 जो है ये और ये, यही लाभ पर आरक्षित जमा अनुपात बनाए रखने के लिए जो है ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए बैंक दर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे, बैंक दर। देखिए बैंक दर क्या होता है, एक चीज़ रट लीजिए, बैंक दर, ठीक है। बैंक दर क्या होता है, वह दर जिस पर RBI प्रतिभूति की पूर्ण कटौती करता है उसी दर को बैंक दर कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 18 नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? जब वित्त मंत्रालय उसको ये करता है, बनाता है, तो किसका होगा हस्ताक्षर, दिमाग लगाइए। वित्त सचिव का होगा, वित्त सचिव 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का। आज पूरा क्लियर हो गया आपको डाटा में कि नोट जारी करेगा RBI, 1 रुपये का नोट जारी करेगा वित्त मंत्रालय, और जितना सिक्का जारी करेगा वित्त मंत्रालय। तो क्वेश्चन कुछ भी हो आपका आंसर सही होना चाहिए। 1 रुपये के नोट पे सिग्नेचर वित्त सचिव का, और उससे ज़्यादा हो जाएगा तब सिग्नेचर कहता है RBI गवर्नर का, ठीक है। सिक्का पे किसी का सिग्नेचर नहीं होता है। ये सब तो छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंक से उधार लेता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं हम लोग, ठीक है। यानी RBI खुद ले रहा है, जिस दर पर बैंक से उधार लेता है उसे किस, अगर ये देता तो रिवर्स रेपो दर होता है, ले रहा है खुद तो हो गया रिवर्स, उल्टा रिवर्स रेपो। सिंपल भाषा में समझ जाना है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर चैप्टर है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। तो अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, ठीक है, यही ध्यान रखना। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को यही डिफाइन कर रहा है, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है वो क्वेश्चन स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। पहला है, दूसरा है, 2 कथन दिया गया है। पहला है प्रत्याशित निवेश में किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय और रोजगार के स्तर में निवेश करने की इच्छा निवेशकर्ता रखता है। बिल्कुल रखेगा, क्यों नहीं रखेगा भाई, निवेश करने काम में है निवेश करना। कोई विशेष उद्देश्य, ठीक है, की प्राप्ति के लिए आय और रोजगार के स्तर पर भी निवेश करने की इच्छा जो है निवेश करता रखता है, बिल्कुल। और निवेश वस्तु जो है, निवेश वस्तु जैसे कि मशीन के भी अंतिम वस्तुओं में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये भी सही है, दोनों सही है, बिल्कुल शामिल किया जाएगा। तो A और 2 दोनों सही हो जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर देखिए, वही आंसर होगा जो हम बोलेंगे C, ठीक है। अगला है 5 नंबर चैप्टर पे अब चलते हैं हम लोग। 5 नंबर जो चैप्टर है आपका, मतलब हो गया, थोड़ा सा बचा है, टेंशन नहीं लेना। फास्ट करेंगे तो जल्दी कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं स्लो स्लो करें, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि बहुत फास्ट कर देते हैं, समझ नहीं रहता है तो इधर उधर हो जाता, भाग जाता है। आप जल्दी जल्दी बता के चल जाते हैं, इसलिए धीरे कर रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिले निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जहाँ रहेगा उसी को मिश्रित कहेंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत भाई? देखिए तो ऑप्शन देख के बताइए तो हमको।
तो ये जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, लोक प्रशासन ये भी होगा, सड़क ये भी होगा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ये भी होगा, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आज थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है क्या मेरा? हाँ डाउन होगा, एनर्जी लिए ने, बोले 2 तो भाग गया है। चलिए कोई नहीं, कोल्ड ड्रिंक भाई क्या बात करते हो तुम लोग। चलो सुनो, निम्नलिखित में किन्हें निजी वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? निजी, प्राइवेट वस्तु। तो ये जो दिख रहा है ऑप्शन, निजी वस्तु में ये सभी के सभी हो जाएंगे। तो सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में अंतर पता चला आपको? कपड़ा है, खाद्य पदार्थ है, कार है, ये आपका पर्सनल है तो ये आपका निजी वस्तु हो गया। लेकिन यही चीज़ पे आइए, लोक प्रशासन है, सड़क है, आपका राष्ट्रीय प्रतिरक्षा है, ये आपका पर्सनल है, पूरे देश का है, तो ये आपकी सार्वजनिक वस्तु हो गया। देखिए किधर रखें, देखिए 2 कथन दिया गया है, दोनों में जो आपको सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के मतलब अंतर स्पष्ट करना है। सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, जो आपका प्राइवेट हो सकता है, निजी वस्तु और जो पूरे देश का होगा सार्वजनिक वस्तु। हो गया क्लियर कट। अब देखिए, अब जो स्टेटमेंट दिया है कि कौन कौन इसको अलग करता है। सार्वजनिक वस्तु का लाभ उपयोग उपभोक्ता विशेष तक होता है, जबकि निजी वस्तु का लाभ सबका होता है। उल्टा लिखा ना, निजी वस्तु का लाभ उपभोक्ता विशेष तक होगा, जबकि सार्वजनिक वस्तु का लाभ सबको मिलेगा। सार्वजनिक चीज़ है तो सब लाभ उठाएंगे, और निजी है तो जो इसका उपभोग करता है वही लाभ उठाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा सो जाते हैं तब आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए सो के पढ़ाते हैं। निजी वस्तु के मामले में जो कोई वस्तु के लिए भुगतान नहीं करता उसे लाभ नहीं मिलता है, जबकि ऐसे मामले में सार्वजनिक वस्तु अपवर्ज्य है। बिल्कुल सही है। निजी वस्तु के मामले में की है कि आप पैसा दीजिएगा, निजी वस्तु के मामले में कोई वस्तु के लिए भुगतान नहीं करेगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। आप नहीं करिएगा, खरीदिएगा मार्केट से मंचूरियन तो कैसे खाइएगा? ठीक है काजू कतरी नहीं खाइएगा, लेकिन खरीदिएगा तो खाइएगा। ये तो निजी वस्तु की तरह हो गया। कपड़ा खरीदिएगा तो पहनिएगा, निजी वस्तु है, नहीं तो नहीं पहनिएगा, ऐसे घूमिएगा। लेकिन सार्वजनिक में क्या है कि ये अपवर्ज्य है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब यूज करता है, इसके लिए सब अपने टैक्सेबल हो जाता है। आप ही के टैक्स से, आप ही के पैसा से इसको बनाया जाता है। किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। चलिए, सार्वजनिक प्रावधान, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, सार्वजनिक प्रावधान को सर्वोत्तम वर्णित करता है। सर्वोत्तम वर्णित करता है, क्या वर्णित करता है? देखिए, वित्त प्रबंधन बजट के माध्यम से होता है। ठीक, वित्त प्रबंधन जो है आपके बजट के माध्यम से होता। अरे यार, सार्वजनिक प्रबंधन नहीं मानेगा ये लग रहा है आज। सार्वजनिक प्रबंधन का जो है कह रहा सर्वोत्तम वर्णित करता है, तो वित्त प्रबंधन बजट के माध्यम से होगा। बिल्कुल सही है। कह रहा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष बजट के रूप में परिवर्तित होता है, न राजकोषीय नीति को मजबूत करता है, न घाटे की व्यवस्था को कम करता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक हमको सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी एक ही सही है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सरकार की अनुमोदन प्राप्त और व्यय के विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है। संविधान के किस अनुच्छेद में इस चीज़ का उल्लेख है? तो 112 में, अनुच्छेद 112 में। कह रहा भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब से कब होगा भारत में? ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक वित्तीय वर्ष। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उस पर चर्चा क्या करना है, जो बोल दिए हो गया है। ये 3 आपको देखिए, 3 गो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसको समझिएगा नहीं जब तक, तब तक आप बजट में जाते हैं इसे मुंह लटकाए रहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। यही से समझना है ना, राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है। ठीक है, 3 चीज़ दिया है। ऐसे राजस्व प्राप्तियाँ भी दे देता, छोड़ का है दिया, हमको तो समझे ना आ रहा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। तो पहला आपका जो दिया है कि राजस्व प्राप्तियां का महत्वपूर्ण घटक है, मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित है। गलत। ठीक है, दूसरा है पूंजीगत व्यय, सरकार के वो व्यय जिनमें भूमि, बिल्कुल, अधिग्रहण, एकदम, निर्माण, भवन निर्माण, मिशनरी,
जिसने उपकरण और अन्य पक्षों को प्रदान किया गया ऋण को संबंधित क्रय, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया है, ध्यान रखना है, दूसरा सही है। अभी तक आंसर हमको नहीं पता है क्या होने वाला है, पहला गलत दूसरा सही। तीसरा है सार्वजनिक मद सार्वजनिक कर्ज है जिस सरकार द्वारा जनता के लिए लिया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। 2 3 सही है, एक हमको गलत लग रहा है। अब चलते हैं नीचे। उपयुक्त में कौन सम्मिलित नहीं है, तो एक गलत था तो केवल एक ठीक है। चलिए वही चीज़ समझाया है। बजटीय घाटा को प्रभावित करता है, तो बजटीय घाटा कौन प्रभावित करता है, आइए देखते हैं। ठीक है, बजटीय घाटा को कौन प्रभावित करेगा। ऑप्शन है जब सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्तियां होती है, जब सरकार को राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय होता है, बिल्कुल यही बजट घाटा होता है कि आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया। समझ गए, बस बजट घाटा। तो ठेठिए में जब समझ गए तो क्या हिंदी में समझाना आपको। चलिए कह रहा 2 स्टेटमेंट दिया गया है कि राजस्व घाटा सरकार के राजस्व प्राप्तियां के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष हैं। ठीक है, राजस्व घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियां का अंतर है। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही, ऑल। अगला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे, संतुलित बजट एक सर्वोत्तम जो है वर्णित करता है। संतुलित बजट एक सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है किसको, जब व्यय प्राप्तियां बराबर न हो, जब व्यय प्राप्तियां बराबर हो। ठीक है, जब व्यय और प्राप्तियां क्या हो, बराबर हो, ध्यान रखना है। तो ये संतुलित बजट का सर्वोत्तम जो है, मतलब जितना आपका खर्चा है उतना आपका इनकम है, मतलब बैलेंस है। ठीक है, संतुलित बजट है, जितना आगत है उतना लागत है, बस हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करारोपण, ऋण और नोट छापकार उपयुक्त घटकों में पूरे बजटीय घाटे के वित्त पोषण के लिए करती है। तो बजटीय घाटे के वित्त पोषण के लिए करती है, तो ये करारोपण भी हो जाएगा सही, ऋण भी हो जाएगा, नोट छापकर भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करों में वृद्धि, व्यय में कटौती, अत्यधिक ऋण, ये सरकारी घाटे में कमी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, प्लीज ये बताइए। तो बिल्कुल 1 और 2 कर, अत्यधिक ऋण कैसे करिएगा। करों में वृद्धि करिएगा, व्यय में कटौती कीजिएगा, मतलब खर्चा अपन घर के कम करिए, व्यय में कटौती हुआ, और कर टैक्स जनता से ज़्यादा वसूलिए, तब जाके आप सरकारी घाटे को कम कर सकते हैं। और ज़्यादा कर्जा लेकर सरकारी घाटा और बढ़ाइए कीजिएगा मुड़ी पे, तो 1 और 2 केवल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय जो है, निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय नीति के 3 मूल्य उद्देश्य में शामिल है। ठीक है, राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य है, उसमें कौन इसमें से एक शामिल है, ये पूछ रहा है। देखिए 3 मूल उद्देश्य पहले बताना होगा, साम्य, समृद्धि और स्थिरता, यही 3 को होता है। साम्य, समृद्धि और स्थिरता राजकोषीय नीति के 3 उद्देश्य हैं। अभी तीनों में कौन दिख रहा है बताइए हमको। तीनों में आपके स्क्रीन पे जो समृद्धि दिख रहा है, यही आंसर होगा, साम्य, समृद्धि और स्थिरता, यही 3 चीज़ें हैं है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कि निम्नलिखित में कौन एक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 से अनुबंध नहीं है, ठीक है, नहीं रिलेट करता है। केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत तक कमी करने का आदेश दिया गया था, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे कटौती करने का प्रावधान है, बिल्कुल। आरबीआई 2006-07 में केंद्र सरकार के प्राथमिक भूतियों को नहीं खरीदेगा, ऐसा प्रावधान है, ठीक है। 31 मार्च 2015 तक राजस्व घाटे को दूर किए जाने का जो है प्रावधान नहीं, 31 मार्च 2009 तक था, ठीक है। ये डी नंबर इसका क्या होगा आंसर, गलत। अब बाकी सब जो है सही। तो हमको पूछा क्वेश्चन में क्या था, पूछा था कि नहीं है, तो ओनली डी आंसर हो जाएगा, ओनली डी, ठीक है। 2009 तक देख दिया है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, उसके बाद एक ही चैप्टर बचता है, बस खत्म हो जाएगा आपका। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के लिए द्वारा, राजकोषीय घाटा का वित्त पोषण जो है ऋण ग्रहण द्वारा किया जाता है। बात सही है कि राजकोषीय घाटा जो होगा तो वित्त पोषण जो है वो कैसे करेंगे हम, ऋण ग्रहण मतलब कर्जा लेंगे, तभी तो हम बैलेंस कर पाएंगे, अर्थव्यवस्था को राजकोषीय घाटा खत्म कर पाएंगे। तो ये राजकोषीय घाटा होता है, अब इसके लिए हमको ऋण लेना पड़ता है, सीधा सीधी बात।
एकदम सही है। दूसरा है बजट खर्चा का वह भाग जिसको सरकार उधार लेकर पूरा करती है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। बिल्कुल, बजट खर्चा का वो भाग जिसको सरकार उधार रुपा कर्जा लेती है, तो इसी को हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो दोनों ए और सी सही है, और यही जो है ए और बी, ए आर और दोनों सही है, और जो है एकदम कोई दिक्कत है इसमें, दोनों सही है, ध्यान रखिए। हाँ, व्याख्या करता है कि नहीं करता, ये पॉइंट हो गया। तो व्याख्या ही नहीं करता, व्याख्या ही नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। 6 नंबर का, चैप्टर नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का। इतना सस्ता वाला हम लिए हैं, पता नहीं आजकल। बिहार आए हैं, देख रहे हैं मेरी आवाज़ें कैसे बदल रही हैं। लग रहा है कहीं हम पे छापा न पड़ जाए। खुली बाजार की जो है समष्टि अर्थव्यवस्था जो है वही देखना है, और ये लास्ट चैप्टर आपका है। और इसके बाद आराम से आप इकोनॉमिक्स को रिवीजन जब जब मन करे, जहाँ फ्री रहते हैं, वीडियो देखा कीजिए। दरोगा की और बीएसएससी के लिए तैयारी को गति दीजिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, गति देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये मौका हाथ से निकल गया ना, फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? बिहार सरकार इतना बहाली इसलिए दे रही है, 2024 का इलेक्शन है, ठीक है। अब बिहार सरकार, अब भारत सरकार अभी आरपीएफ का दरोगा देगा। अगर कहीं तुम लग न जाओ मेरे भाई किसी पोस्ट पे, तो कांस्टेबल रह, दरोगा रह, कुछ भी रह, समाज में तुम्हारा इज्जत होगा ही होगा, ठीक है। बहुत ऐसा नौकरी है जिसमें तुम कांस्टेबल भी रहेगा ना, तो तुमको लगेगा कि दरोगा से भी बड़ा है हम, ठीक है। ऐसी नौकरी है, ठीक। तो कहीं नौकरी में पहले सेटल हो जाओ, जो नौकरी में नहीं है। कोई छोटा मोटा सैलरी आपको मिल रहा है, घर से भी फ़ोन नहीं आएगा बार बार कि नौकरी नहीं किया अभी तक, इतना दिन से तैयारी कर रहा है, हम कितना दिन तुमको खिलाएं। ये चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा ना, प्रेशर तो बढ़ेगा ही। ये मत कभी सोचना कि ज़िंदगी में कि नौकरी हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे। खुश इंसान कभी नहीं होता, और खुशी की तलाश में इंसान पागल हो रखा है पूरी ज़िंदगी। कहेगा हम नौकरी मैट्रिक पास करें तब खुश होंगे, तब पापा बोले कि बुआ इंटर, बस इंटर कर ले, इंटर करके तब नहीं कर ले ग्रेजुएशन, जल्दी से नौकरी हो के ले ले। तो नौकरी के चक्कर में परेशान है, फिर नौकरी हो जाएगा तो शादी के लिए परेशान रहेगा, शादी हो जाएगा तो बच्चा के लिए, जब बच्चा हुआ तब बच्चा की पढ़ाई लिखाई उसमें परेशान रहेगा। तो पूरी ज़िंदगी परेशानियों से भरा हुआ है, ठीक है। और इसी में जो मुस्कुरा के खेल रहा है वही खेल रहा है, ठीक है। तो मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुरा के जो खेलते जाइए, खेलते जाइए। ज़िंदगी यही है, इसी का नाम ज़िंदगी है, बाकी सब फर्जीवाड़ा है, ठीक है, समझे। और एक बहुत ही अच्छा हम कभी कभी बताते हैं, आज तो मेरा मूड अपसेट है, हम बताते रहते हैं कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, ठीक है। हम तुम माए बाप जितना भी तुम्हारे रिलेटिव जितने भी हैं, ये सब एक, अगर तुम थोड़ा सा बियॉन्ड पृथ्वी से थोड़ा सा बाहर, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर सोचेंगे हम लोग कि हम लोग क्या हैं, ठीक है, इस पृथ्वी पे क्यों है, क्या है, तो पता चलेगा कि हम लोग एक कीड़े मकोड़े जैसा ऐसा ही है ब्रह्मांड पे, ठीक है। हमारा साइज बड़ा है, उसको छोटा है, ये फर्क है, ठीक है। हमारे पास थोड़ा सोचने की शक्ति ज़्यादा है, लेकिन उसके लेवल में वो भी उसके भी सोचने की शक्ति है। चींटी का भी ऐसा थोड़ी है कि उसके पास नहीं है शक्ति, उसके पास सब चीज़ है। अगर नहीं सोचने की शक्ति है तो उसको चींटी कैसे उंगली से मार के देखिए भागता है कि नहीं भागता है। तो सब चीज़ उसके पास भी, हमारे पास ही, हमारे साइज बड़े हैं, यही चीज़ है ना। वो देखिए, अब एक चींटी या एक मक्खी के जीवन से आप समझ सकते हैं कि जन्म लेता है कुछ दिन, अब बस 2-4 रात में ही बेचारा मर जाता है, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई मतलब है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी कोई अस्तित्व है, कोई अस्तित्व नहीं है। तुम जब तक पृथ्वी पे हो, ठीक है, जखने तुम्हारा विकेट यहाँ से गिरा, बात खत्म है, ठीक है। अब ये मत कहो कि लोग मुझे याद रखेंगे मैं महापुरुष के तौर पे, तो बस इसी के पीछे तो पूरी जनता पागल है भाई, इसी के पीछे, ठीक है, कि लोग हमारी मैयत में कितनी संख्या में आते हैं, ठीक है, ये हमारी हैसियत बताएगी। ये चीज़, इसी के पीछे जनता पागल। लेकिन ये जो व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि ये चीज़ कुछ नहीं है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, जिस चीज़ को ये समझ में आ गया है, वो चीज़ वैराग्य जीवन वो बिताना शुरू कर दिया है ना। उसको समझ में आया कि हम कुछ नहीं है, ये सभी खोखले चीज़ है पृथ्वी पे, ठीक है। इससे कोई नाता रिश्ता जितना भी आपको दिया गया है, एक विरासत के तौर पे आपको मिला है, नाता रिश्ता, ये मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, जो भी है, ठीक है, ये सब चीज़ एक तरह से आप देखिएगा तो पृथ्वी जो है पूरा एक रंगमंच है। रंगमंच मतलब नाटक का जो है स्टेज है, और स्टेज पे हम लोग आए हैं, हम लोग को अलग अलग किरदार दिया गया है, ठीक है, और इस किरदार को हमें निभाना है, ठीक है। और जो निभाता है तो अंत में वही ताली बजता है, ठीक है। मोह माया फंस के आप निभाते रहिए, ठीक है, खोखले, और नहीं तो आप संसारिक मोह माया से दूर होकर हिमालय निकलिए, ठीक है, आराम से तपस्या कीजिए, ठीक है, ज़िंदगी को जीजिए, ठीक है, अपने अध्यात्म को हासिल कीजिए। तो बहुत लंबा चैप्टर है भाई, कहाँ फंस गए हम, कहीं बोलने लगे दूसरे एरिया में, ठीक है।
बहुत लंबा चीज़ है ये सब चीज़। इस पे हर आदमी का अलग विचार होता है। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है बाकी गलत है। इसमें अलग अलग विचार हर आदमी का होता है, तो इसको लेके ये नहीं। लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि किसी चीज़ टेंशन नहीं लीजिए। ना खुश होना है ना टेंशन लेना है, बस रिलैक्स फील करना है, ठीक है। जो है उसी में खुश रहिए, उससे ज़्यादा कीजिए है अपेक्षा उतना मत कीजिए। करना है, प्रयास करते रहना। हम भी एग्ज़ाम दिए, आप भी दीजिए, प्रयास करते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं होता तो बहुत लोग एकदम मतलब इस टाइप का आ जाते हैं, लगता है कब हो गया ख़त्म, इसका ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। अरे भाई नहीं, जब इतना ही तुम मतलब अब से थोड़ा तो सब संसारिक मोह माया के त्याग दो, नहीं सब कुछ नहीं है, क्यों भौतिक सुख के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। निकल लो, टाइम है। हम लोग तो जानते हैं हम तो सब चीज़ समझते हुए फंसे हुए हैं, ठीक है। इसी दिन गौतम बुद्ध की तरह सोते हुए अवस्था में निकलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिएगा खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तु और सेवा का जो है, खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तु और सेवाओं का व्यापार होता है। ये बिल्कुल सही है ओपन इकोनॉमी में। और खुली अर्थव्यवस्था भारत विश्व के अन्य देशों से उत्पादित वस्तु का उपयोग कर सकता है, ये सही है। तो सत्य पूछ रहा था, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आज फिलोसफर वाला ज्ञान इसलिए दे रहे हैं, पूछ रहे हैं एक लोग इधर मैसेज करके साइड से कि फिलोसफी आज दे रहे हैं सर, क्या बात। फिलोसफी इसलिए दे रहे हैं कि बीच बीच में ज़रूरत होता है, आप लोग को यही बताना, ठीक है। अदायगी संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंध में से सही है। अदायगी संतुलन से क्या इसमें सही चीज़ है जो दिया गया आपको। देखिए, अदायगी संतुलन किसी देश के निवासी और शेष विश्व के बीच वस्तु और सेवा के परिसंपत्तियां का लेन देन के वित्तीय विवरण दर्ज नहीं होता है। अदायगी संतुलन में किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तु और सेवा के लेन देन का विवरण दर्ज होता है, है यही हो गया, ठीक है। अभी जो है सी हो गया, वस्तु का लेन देन, कर्जा का लेन देन नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बी आंसर होगा, ठीक। दो नंबर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए, व्यापार अधिक और व्यापार घाटा युग्म सुमेलित। अब यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ना, व्यापार अधिक में क्या होगा और व्यापार घाटा कैसा होगा। तो जब देखिए अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान क्या करेंगे, हम बेचेंगे और कम खरीदेंगे, यानी ज़्यादा निर्यात करेंगे और कम आयात होगा, तब हमारा व्यापार अधिक होगा। और व्यापार घाटा कब हो जाए, ज़्यादा निर्यात करेंगे और कम आयात करेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। व्यापार अधिक कर रहा है, निर्यात आयात से कम हो, जब आयात से कम होगा तो घाटा में चले जाएंगे, तो उल्टा है ये लिखा है। और व्यापार अधिक जब आयात निर्यात से कम हो, बिल्कुल जितने हम बेचे हैं सामान उससे कम खरीदते हैं तो मतलब फायदा में है, व्यापार अधिक में है। ये दोनों जो है उल्टा दिया गया है, कह रहा है युग्म सुमेलित है, न तो एक सुमेलित है न तो दो सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बड़ा भागने का जो है ना ये हो रहा है इसको। आज 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए। करण निम्नलिखित में किस व्यापार को अदृश्य व्यापार कहा जाता है। तो वस्तु और सेवा और कृषि उत्पाद, 3 गो ऑप्शन है। देखिए अगर मानिए कि इंजीनियर जो है यूएसए जाएगा इंजीनियरिंग के लिए, तो व्यापार का भी जो है व्यापार हुआ ना, उसको कुछ पैसा दिया गया कि इतना डॉलर आपको हम, इतना $1000 का हम पैकेज देते हैं, आप आइए मेरे यहाँ इंजीनियर के, तो गया किसी जॉब के लिए भैया, कोई भी सेवा अगर हम बाहर देश में देते हैं तो उसका जो व्यापार हुआ, उस सेवा का व्यापार दिखता है जाते हुए, दिखता है कि गल्लो गल्लो गल्लो। इंजीनियर व्यक्ति दिखता है ना कि उसकी सेवा दिखती है, सेवा की हम बात कर रहे हैं। तो सेवा नहीं दिखता है, इसीलिए उस जो अदृश्य है और अदृश्य व्यापार इसको कहा जाता है, ठीक है। अब दृश्य और अदृश्य व्यापार अगर पूछ देंगे तो बता दीजिएगा ना कि जो आँख से दिख गया ऐसे करके तो दृश्य, और जो ना दिखा अदृश्य, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अदृश्य व्यापार कहा जाता है क्योंकि, सेवा व्यापार को अदृश्य व्यापार कहा जाता है क्योंकि, वही क्वेश्चन आ गया ले, ठीक है। क्यों कहा जाएगा बताइए हमको, क्योंकि सेवा के व्यापार को राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए देखा जा सकता है और सेवाओं के व्यापार को राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए नहीं देखा जा सकता। अब हम नहीं बोलेंगे आंसर, बताइए क्या होगा आंसर, नहीं देखा जा सकता है, नहीं खेल लौकत बा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा और पर्यटन गैर उत्पादन आय ग्रेजुएटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये जो चारे के चारों चीज़ दिया गया है, जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा और पर्यटन, ये सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है, गैर उपदान आय। चलिए नेक्स्ट है आपका व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है व्यापार संतुलन, इसको सर्वोत्तम रूप से कौन वर्णित करेगा। जब बस वही आयात है व्यापार, मतलब कि व्यापार संतुलन कह रहा है तो वस्तु का सेवा का जो आयात और निर्यात में संतुलन हो, ठीक, वही व्यापार संतुलन होगा, बिल्कुल सही है।
चलिए अगला है, आज जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों ही हो तो उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। स्टेटमेंट ये दिया है कि दोहरा घाटा का ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल ये सही है। दोहरा घाटा तब होगा जब व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों ही हो तो दोहरा घाटा, बिल्कुल। और दोहरा घाटा होने की स्थिति में दोहरा घाटा होने की स्थिति में पूंजी स्टॉक में तेजी से वृद्धि नहीं होगी, ये भी सही है भाई, ठीक है, ये भी सही है। और इसी कारण से होगा, दोहरा घाटा होने की स्थिति में पूंजी स्टॉक में तेजी से वृद्धि नहीं होगी। ये दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है, ठीक है। विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के संपर्क में आने से भारत के चयन के विस्तार पर निम्नलिखित प्रभाव को देखे गए हैं। मतलब भारत जो है 1991 के बाद आया ना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के संपर्क में आया, तो कौन कौन इफेक्ट पड़ा। तो उपभोक्ता और फर्म को घरेलू और विदेशी वस्तु के बीच चयन का अवसर मिलता है, बिल्कुल ये चीज़ है, ठीक है। उपभोक्ता और फर्म दोनों को घरेलू और विदेशी वस्तु के बीच जो है कौन हमको खरीदना है और कौन बनाना है, दोनों चीज़ जो है कि घरेलू और विदेशी वस्तु के बीच उपभोक्ता और फर्म दोनों को इसका अवसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कहाँ कौन खरीदे कहाँ बेचेगा, सब चीज़ें स्पष्ट हो जाता है। निवेशकों को घरेलू और विदेशी परिसंपत्तियों के बीच चयन का अवसर मिलने के साथ वित्तीय बाजार जो है संलग्नता निर्माण होता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, फर्म के उत्पादन का स्थान तथा श्रमिकों को कहाँ काम करें की स्वतंत्रता मिलती है, बिल्कुल। इसको भी और इसको भी दोनों चीज़ एकदम स्पष्ट होता है। ये फर्म को भी उत्पादन का स्थान और श्रमिकों की जो है कहाँ काम करे, दोनों को स्वतंत्रता होता है, क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एकदम से अटैच है। ये सभी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सत्य लग रहे हैं। देखिए पूछा क्या गया है, सत्य ही पूछा गया है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सत्य होंगे। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पे विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन रूपे मूल्य ह्रास के परिणाम दिख रहे हैं। तो मूल्य ह्रास के परिणाम कौन दिख रहे हैं, विदेशी वस्तु की कीमत बढ़ना, घरेलू वस्तु का सस्ता होना, निवल निर्यात का बढ़ना। देखिए ये जो तीनों स्टेटमेंट है, मूल्य ह्रास के परिणाम सभी होगा, विदेशी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, घरेलू वस्तु सस्ता हो जाएगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि हम पैसा को घटाए हैं, रुपया का मूल्य ह्रास किए हैं, और निवल निर्यात बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ABC तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है, पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन ट्रू टाक पूछा हुआ है। आयात महंगा और निर्यात सस्ता होगा, ठीक है। आयात अगर मुद्रा का जब मूल्यांकन करेंगे तो आयात महंगा हो जाएगा, खरीदिएगा कोई भी चीज़ महंगा, और हमारा सामान जो है कहीं बाहर जाएगा तो सस्ता, हमसे बहुत कम रेट हो जाएगा मेरा, तो सस्ता बिकेगा। आयात महंगा और निर्यात सस्ता, क्योंकि हम अपने पैसा का वैल्यू हम घटा लिए, अब मूल्यांकन कर दिए, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आज टाइम भी नहीं लगने दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कीमत में परिवर्तन के प्रभाव से घरेलू उत्पाद की कीमत बिगड़ती है, जबकि विदेशी वस्तु जो है विदेशी कीमतें स्थिर रहती है और घरेलू निर्यात बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर हो गया स्टेटमेंट, सही लग रहा है हमको। दूसरा, विदेशी कीमतों में वृद्धि से विदेशी उत्पाद अधिक महंगे होते हैं, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो ये दोनों सही है और सही है, और व्याख्या करता है कि नहीं करता है ये पॉइंट है, तो व्याख्या नहीं करता है। ये सही तो दोनों है, व्याख्या नहीं करता है, दे दिया नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा इसका ऑप्शन, हाँ ये आंसर हो जाएगा। व्याख्या करता है पर व्याख्या नहीं करता है, पर सही दोनों है। अब चलिए ये है बर्टन वुड सम्मेलन। बर्टन वुड सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो आपको सबको पता होगा 1944 में ये सम्मेलन हुआ था। ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। चलिए ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है कि घटना पर विचार कीजिए कि उपयुक्त में से बर्टन वुड्स प्रणाली में विखंडन से पहले घटित हुआ है, क्या क्या हुआ था, ये सब चीज़ें बताना है आपको। पाउंड स्टर्लिंग का मूल्यन जो किया गया था, जो BPSC पूछा था ना, यही NCERT का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है पूरा NCERT जो बुक हम PDF दिए थे अगर पढ़ते तो पूरा स्पष्ट किया गया है। पाउंड स्टर्लिंग का जो है बारे में बताया गया, पूरा इतिहास है सबका, डॉलर का, पाउंड स्टर्लिंग का, सारा रुपया का जो मेन है। तो पाउंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन जो है 1967 में हुआ था, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा महंगा रुपया है, ठीक है, ये एकदम सही था। कह रहा दूसरा 1971 में सिम्थोसियन समझौता हुआ था, तो बिल्कुल गलत है, ये सिम्थोसियन समझौता 1971 में नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए 1968 में डॉलर से सोने की और प्लाइन की द्विस्तरीय वर्णन जो बाजार का सृजन हुआ था, ये भी सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 D नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। वही बात को स्पष्ट कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, जो बात बोले वही बात को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय मुद्रा मौद्रिक संघ का सृजन किया गया, यूरोपीय मौद्रिक संघ, तो जनवरी 1999 में। इसका मुद्रा क्या है, तो यूरो, ठीक है। यूरो में कितने देश हैं बताइएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब NCERT सीरीज में इकोनॉमिक्स से आपको छुटकारा मिलती है, ठीक है। आप लोग बहुत परेशान थे इकोनॉमिक्स से कि जल्दी साइंस कीजिए, जल्दी साइंस कीजिए, जल्दी, जो लोग को मज़ा आ रहा है ठीक है पढ़ना तो है ही, इकोनॉमिक्स पढ़िए या कुछ भी पढ़िए। अब जो है साइंस चलेगा आपका, क्या चलेगा, साइंस। आज 6 to 12, ध्यान रखना 6 to 12, और आज से ही चलेगा। आज कहने का मतलब आज नहीं, कल करते हैं, कल से करते हैं, कल से।
यानी कल सुबह से 8 बजे से साइंस का क्लास 6 to 12 चलेगा और पूरे ज़ोर शोर पे आप लोग जो है लोगों को ये चीज़ क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जिन जिनको दरोगा है उनको तो बिल्कुल साइंस से बताए थे कितना क्वेश्चन आता है। सिलेबस जाके जो नहीं देखे हैं, बीएसएससी वाला और दरोगा वाला सिलेबस देख लीजिए, दोनों में हम डिफरेंस बताएं क्या है और दोनों समानता क्या, दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, सारा चीज़ बताए गए हैं। देखिए 1 घंटा 50 मिनट नहीं लगने दिए और आज लंबा क्वेश्चन था, फिर भी आज खींच दिए सब चीज़। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग से मतलब यही उम्मीद करेंगे कि आज टेस्ट रात में दे लीजिएगा और कल सुबह 8 बजे से साइंस का शुरू हो रहा है, तो साइंस में सभी लोग रहिएगा 6 to 12 में। और साइंस पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोनों के लिए। 25 क्वेश्चन उनके लिए है, बीएसएससी वाले के लिए 20 क्वेश्चन इनके लिए है। 17 है, 18 19 क्वेश्चन तक है ना साइंस, तो 20 मान के चलिए दरोगा वाला। तो दरोगा वाला के 20 आएगा और बीएसएससी वाला को 25 आएगा, तो दोनों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है।